हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं। कॉर्पोरेट का दूसरा नाम होता है कंपनी। कंपनी से रिलेटेड जितने भी हमारी अकाउंटिंग होती है, यानी कि कंपनी में जो हमारा काम किया जाता है, दैट इज कंपनी में फंड्स कहाँ से रेज किए जाएं, कंपनी में फंड्स का सोर्सेज क्या हो, सोर्सेस और एप्लीकेशन। सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि पैसा कहाँ से तो हम अराइज करें, और एप्लीकेशन और कहाँ पर उसको लगाएं। ये सब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और इसमें हम पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शेयर इशू करके भी हमारी कंपनी जो है अपना फंड रेज कर सकती है, दैट इज ये एक हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी में ये कंपनी अकाउंटिंग में हम ये पढ़ते हैं कि हम अपना फंड्स जो है वो कहाँ कहाँ से अराइज कर सकते हैं। ये हम मल्टीपल जगह से कर सकते हैं, दैट इज हम इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हैं अगर हम शेयर को इशू करें, या फिर हम अपने इशू ऑफ डिवेंचर कर सकते हैं, या फिर हम इशू ऑफ लोन्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब शेयर्स में भी आपके दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स। तो उन सब का जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो हम आज की क्लास में उसको समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज कंपनी। कंपनी ही क्या होती है? तो कंपनी अगर इसमें हम देख रहे हैं तो कंपनी हमारी होती है, अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वॉलेंट्री मतलब जो अपनी मर्जी से आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि एक ग्रुप में आते हैं, फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि एक कानूनी कार्यवाही को पूरा करते हुए साथ में आते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। किस चीज के लिए? ताकि वो कोई काम कैरी कर सके। ठीक है, एक काम को करने के लिए जब कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का कोई झुंड किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपनी एक आपसी सहमति के साथ आपस में आता है तो उसको हम कंपनी बोलते हैं। अगर हम यहाँ देखें इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हैनी, हैनी क्या बोलते हैं? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्या पर्सन क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, ये हमारे गॉड ने नहीं बनाई होती, ये गॉड मेड नहीं होती है, ये मैन मेड होती है। ठीक है, person created by law having separate legal entity। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि ये एक अपनी अलग पहचान रखता है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलते रहने के लिए, यानी कि निरंतर चलते रहने के लिए, एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है कि उसकी अपने आप में एक सिग्नेचर होता है। जैसे हम बात करें किसी कॉलेज का, कॉलेज की बात करें या किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन सबकी एक अपनी आप में एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर का मतलब क्या हो गया? उनकी सील होती है। तो ये जो सील होती है इसी को हम बोलते हैं कॉमन सील। मोहर जिसको हम बोलते हैं, जब हम किसी भी कॉलेज से पास आउट होते हैं, किसी स्कूल से पास आउट होते हैं, तो हमारा जो एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हम वहाँ के स्टूडेंट्स रहे थे, वहां पर एक सील लगाई जाती है, एक मोहर लगाई जाती है उस स्कूल की या उस कॉलेज की या ऑर्गेनाइजेशन की, जो ये दिखाती है कि हाँ ये पर्सन जो है हमारे ही कॉलेज का एक स्टूडेंट था, या फिर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर रहा है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या बोलता है? दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। ठीक है, कंपनी जो होती है एक लीगल पर्सन होती है, यानी कि कानूनी द्वारा सत्यापित होती है कि हाँ भाई इस व्यक्ति की हमने एक एग्जिस्टेंस दे दी है, एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट और सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, और इसकी जो एंटिटी होती है वो अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें कोई एक हमारी ABC लिमिटेड है, ठीक है, और इसमें हमारे तीन मेंबर्स हैं, A, B और C।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर बी ने कोई लोन लिया है तो उसके लिए एबीसी लिमिटेड नहीं है लायबल लोन पे करने के लिए, बी उसको अपने आप लोन पे करेगा। ठीक है। अब यहीं पे अगर हमारी एबीसी कंपनी ने कोई लोन लिया है तो वो लोन कंपनी का है, किसी पर्सन का नहीं है, तो पर्सन उसको लायबल नहीं है, उसके लिए कंपनी लायबल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी मेंटेन करती है अपने मेंबर से। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। हम किसी भी कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी को खरीद या फिर बेच सकते हैं। एंड कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम, बिल्कुल खोल सकते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे उसका अकाउंट खोला जा सकता है। जैसे अगर हम किसी भी कॉलेज की बात करें तो उस कॉलेज का अपना एक बैंक में अकाउंट होता है जहाँ पे हम अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट करते हैं। तो क्या होता है, उनका एक अपना अकाउंट होता है। एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। Since a company has a legal personality distinct from that of its members, a creditor of such a company can issue only the company for his debts. तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो डेब्ट्स होते हैं वो किसको देते हैं, कंपनी को देंगे वो, ना कि उसके मेंबर्स को, नॉट एनी ऑफ इट्स मेंबर। तो जो हमारा क्रेडिटर है वो कंपनी को पकड़ेगा। अगर कंपनी उसके डेब्ट्स को क्लियर नहीं करती तो वो किसी पर्सन को नहीं, उसके मेंबर को जाके नहीं कहेगा, या फिर उसके क्या कहते हैं कि उसके मेंबर के ऊपर केस नहीं करेगा। किसके ऊपर केस करेगा, कंपनी के नाम पर केस करेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी मेंटेन करता है हमारी कंपनी, यानी कि हमारा बिजनेस अपने मेंबर से या फिर अपने बिजनेस ओनर से। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट अगर हम इसको समझे तो व्यक्ति आए जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी कंपनी तो काम करेगी। ठीक है। तो चाहे किसी का एडमिशन हो रहा हो, चाहे किसी का रिटायरमेंट हो रहा हो, चाहे किसी की डेथ हो रही हो, चाहे हमारा डिसोल्यूशन हो रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी कंपनी तो चलती रहेगी। अनलेस कब तक, जब तक कंपनी अपने आप को फाइंड अप ना कर दे। ठीक है। शेयर होल्डर्स में कम एंड गो, शेयर होल्डर्स जो है वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। हमारी कंपनी लेकिन हमेशा चलती रहेगी। अनलेस कब तक, वाउंड अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कब तक चलती रहेगी, जब तक हम कंपनीज एक्ट 2013 के वाउंड अप जो अग्रीमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी को वाइंड अप यानी कि बंद ना कर दें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स की वैल्यू होती है, अनपेड वैल्यू, अनपेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 रुपए का हमारा शेयर है, अब उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए पे करें, तो 8 रुपए क्या है, हमारे अनपेड है। तो ये अनपेड वैल्यू हो गई हमारे शेयर्स की, ये हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 10 एंड द शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड ₹8 पर शेयर। अब यहाँ पे 8 रुपए पे हो चुके हैं, he can be called upon to pay not more than 2 per share। ठीक है। तो वो हमारे 2 रुपए से ज्यादा उस पे नहीं करेगा, ये उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील हमारा क्या कहता है, अ कंपनी में और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील। हमारी कंपनी चाहे या ना चाहे, मतलब वो अपनी मर्जी से अपने एक कॉमन सील को मेंटेन कर सकती है। इफ इट हैज अ कॉमन सील, अगर उसके पास कोई कॉमन सील है, इट इज एफिशिएटेड और टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। अगर उसके पास कॉमन सील होती है तो वो किसी भी अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या कहता है आपका, द कंपनी ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है। जो हमारी कैपिटल होती है, अब कैपिटल क्या हो गई हमारी, जैसे हम बात करें यहाँ पे 5 करोड़ की, तो 5 करोड़ हम कैसे ले देंगे, ये हो गए हमारे 5 करोड़। और हमने यहाँ कह दिए, इसके हमने कुछ पार्ट्स डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे कह दिया कि हमारे 5 लाख शेयर्स हैं ऑफ रुपीज
100 ईच। तो ये जो 5 लाख हो गए ये उसके पार्ट्स हो गए जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये हमारे फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि अगर इसको ए ने परचेज किया तो ए उसको बी को बेच सकता है, बी उसको सी को बेच सकता है, सी उसको डी को बेच सकता है। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। लेकिन हम प्राइवेट कंपनीज में अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो अपने मालिकों से अलग होता है। यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, जो काम कर रहे हैं वहां पे, और ओनर क्या हो गया, जो उसके मालिक हो गए। तो वो दोनों आपस में अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ अ कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के सच्चे मालिक कहे जाते हैं। बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के बहुत सारे होते हैं, and as such it is neither possible nor desirable for each member to take part in day to day management of the company। तो इसलिए हर एक मेंबर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी कंपनी में आए और रोजमर्रा के कामों में अपना ध्यान दिए। तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारी कंपनी होती है वो मैनेज करने के लिए, कंपनी की काम को पूरा का पूरा मैनेज करने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती है, और ये इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है। ये थे हमारे फीचर्स। आगे हम देखते हैं हमारी काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, हमारी कौन कौन से तरीके की हमारी कंपनी होती है। तो पहले हम बात करें तो हमारी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हमारी एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो उसमें हमारी एक प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, और 1 पर्सन कंपनी हो गई। इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा अनलिमिटेड कंपनी, उसको देखते हैं। अनलिमिटेड कंपनी क्या कहती है? Unlimited company is a company where there is no limit on the liability of its members। अब यहाँ पे उनके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितना ही ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और कितना ही अपने आप को कंट्रैक्ट कर सकते हैं। It means when a company suffer loss and the company's property is not sufficient to pay all its debts, the private property of its members will be used to meet the claims of creditors। अब पहले हमारा क्या था, जो अभी हमने पढ़ा था वहां पे था कि अगर हमारी कंपनी, यानी कि जो हमारी एबीसी लिमिटेड थी, अगर उसने किसी क्रेडिटर का डेप्ट नहीं पे किया तो उसको कोई तो वो उसके मेंबर्स को नहीं बोल सकता, ना ही ए को बोलेगा, ना ही बी को बोलेगा, ना ही सी को बोलेगा। क्रेडिटर किसको बोलेगा, एबीसी को बोलेगा। किस केस में, जब हमारी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, जब हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है। बट यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। तो जब हमारी कंपनी जो है अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर पाती तो हमारे जो ये मेंबर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। तो वो अब इनको पे करेंगे, ताकि चाहे वो उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के करना पड़े, वो उनको पे ऑफ करेंगे। एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज इज टू हाई। तो इसलिए इस कंपनी में क्या होता है, इन कंपनीज में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट। भले ही हमारे यहाँ की कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको परमिट किया हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे हमारी गारंटी के द्वारा लिमिट किया गया है। इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the extent of guarantee given by them in the event of the winding up of the company। उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम अपनी, अगर हमारी कंपनी का वाइंड अप होता है तो हम अपनी इतनी लायबिलिटी को गारंटी करते हैं, चाहे हम उसको 2 लाख तक कह दें कि भाई 2 लाख रुपए तक की बात हुई तो चलो मैं देख लूंगा, या 1 लाख रुपए तक की बात हुई तो वो उसको मैं देख लूंगा। तो ये क्या है, उन्होंने गारंटी दे रखी है। तो ये होती है हमारी कंपनीज, जब लायबिलिटी, जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो अपनी कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे अपनी गारंटी बता देते हैं। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द टाइम। तो जो इनकी लायबिलिटी होती है वो सिर्फ कब आती है, जब हम वाइंडिंग अप करते हैं। वाइंड अप के टाइम पे ही सिर्फ और सिर्फ ये अराइज होती है, रेस्ट ये नॉर्मल होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब शेयर्स वाली जो हमने बातें कर ही रहे थे, जो हमने पहले भी पढ़े थे। इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड।
ये स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है अगर कंपनी के कोई क्रेडिटर्स है, अगर वो कंपनी उसको अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर पाती तो हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने आप देखो। टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना देखेंगे, जितना उनके पास नॉमिनल वैल्यू है अपने शेयर्स का, यानी कि जितना शेयर उन्होंने ऑथराइज किया हुआ, जितना शेयर उनके पास है। ठीक है, अब किसी पर्सन ने अगर 10,000 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, और एक शेयर है हमारा 100 रुपए का, तो उसकी 10 लाख रुपए तक की लायबिलिटी हो गई। अब 10 लाख रुपए से ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम 10 लाख रुपए तक की चीजों को देखेंगे। इफ अ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स ही विल नॉट बी लायबल टू पे एनी अमाउंट, और अगर उसने सारी की सारी अमाउंट पे ऑफ कर रखी है, यानी कि 100 रुपीज का शेयर है और 100 के 100 ने पे कर दिए, तो अब उसको कोई मतलब नहीं, वो अब कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर उसने इसमें से 20-30 रुपीज दे रखे हैं, तो बाकी हमारे जो 70 रुपीज बचे हुए हैं, वो जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो उसको वो पे करने पड़ेंगे। इफ अ मेंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड वही वाली चीज है ना कि इसका पार्ट उसने पे किया हुआ है और ये अनपेड है, he can be forced to pay the remaining amount during the existence of company as well as during the winding up, तो वो कंपनी के चलते चलते भी उसको बोल सकते हैं कि भाई हमें पेमेंट करो, और कंपनी जब बंद हो रही होगी उस टाइम पे भी बोल सकता है। ठीक है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई ना। एक और बार इसको देख लेते हैं। अगर हमारा 100 रुपए का कोई शेयर है, ठीक है, अब इसमें से हमने जो पेड है, हमारे पेड शेयर्स कितने हो गए, पेड हो गए हमारे इस पे 50 रुपीज के, और अनपेड अभी हमारे रहते हैं 50 रुपीज। तो ये जो 50 रुपीज है, ये हमारी कंपनी हमें कभी भी बोल सकती है पे करने के लिए, चाहे वो ड्यूरिंग द फंक्शनिंग हो, चाहे हमारे वाइंडिंग अप के टाइम पे हो। ठीक है, सच कंपनीज में बी सब डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। इसको हम प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी की बात करें, चाहे पब्लिक कंपनी की बात करें, चाहे वन पर्सन कंपनी की बात करें, हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका एज प्राइवेट कंपनी, एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, अ प्राइवेट कंपनी इज वन बाय विच इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमें बताती है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, ये हमारी कंपनी क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है हमारे शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, कि जैसे हम बात करें ए से बी, बी से सी, हम ऐसे अपने शेयर्स को सेल परचेज नहीं कर सकते। अब ए ने खरीद लिया है तो ए के पास ही रहेगा, तो ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी कि इसमें हमारे मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 200 होते हैं। Prohibits any invitation to public to subscribe for any security that is shares or debentures of the company। तो यहाँ पे क्या है कि हम किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर के लिए हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, हम कंपनी के मेंबर्स को ही करते हैं। तो इसलिए हमारी प्राइवेट कंपनी के दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी बोलते हैं। तो कंपनी के एंड में, कंपनी के नाम के एंड में हमें प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी क्या कहती है, एज पर सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी कौन हो गई, जो इन सब को फॉलो नहीं करती, वो सब हमारी क्या हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, लिमिट उसमें कुछ नहीं है, वो नहीं प्रोहिबिट करती है, यानी कि वो पब्लिक को इनवाइट करती है, तो हमारी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और साथ में पब्लिक कंपनी के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लगा होता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वन पर्सन कंपनी की। तो ओपीसी स्टूडेंट्स नया कंसेप्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। An OPC means a private limited company with only one person at its as its member। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन ओपीसी। पहला क्या है हमारा, मेंबर ऑफ ओपीसी। यहाँ पे हमने बताया कि एक नेचुरल पर्सन होता है जो हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ साथ इंडिया में ही रिसाइड करना चाहिए। ठीक है, अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर।
यानी कि जो प्रीवियस ईयर है हमारा उसमें उसको मिनिमम यानी कि 365 डेज में से मिनिमम उसको 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, तभी जाके वो हमारा मेंबर हो सकता है ओबीसी। ठीक है। वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें ए की, तो ए ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी चला सकता है, ये नहीं कि ए ने एक कंपनी भी चला रखी है फिर इसी ए ने दूसरी भी कंपनी खोल दी फिर तीसरी भी खोल दी, नहीं, एक पर्सन एक ही ओपीसी चला सकता है और इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और साथ साथ इसका एवरेज जो टर्नओवर है, टर्नओवर होता है स्टूडेंट्स जो हमारा सेल है, यानी कि पूरे साल में उसका जो सेल है 3 years शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो एवरेज जो उसका 3 सालों का है वो हमारा 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, एज पर रूल 3(5) ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 एंड ओबीसी कैन नॉट फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन की अगर हम बात करें कि जैसे अभी तो हमने ओपीसी शुरू कर दी, अब आगे चल के हमें लगा कि हाँ हमारी कंपनी अच्छी चल गई है तो अब हम इसे यहाँ पे पब्लिक में या फिर हमें इसे प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहिए, तो उसके क्या रूल्स हैं। An OPC cannot convert itself into public or private company unless a period of 2 years has expired from the date of incorporation, and conversion is mandatory when the paid up share capital is increased beyond 50 lakh or its annual turnover during the relevant period is 2 crore। तो इसमें क्या है कि आपको मिनिमम तो 2 years आपको ओपीसी में रहना जरूरी है, और दूसरा क्या है कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल हो 50 लाख से ज्यादा हो जानी चाहिए और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाना चाहिए। तो ये कुछ हमारी इसकी कंडीशंस हैं। स्टूडेंट्स इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया कंसेप्ट है तो अभी आया है तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसी के अकॉर्डिंग है। पहला है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, इसमें आपके मिनिमम होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 200। ठीक है, चाहे इसमें हमारा पास्ट हो चाहे इसमें हमारा प्रेजेंट हो। ठीक है। अब बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में हमारी मिनिमम 7 है और मैक्सिमम किसकी कोई लिमिट नहीं है। इनविटेशन टू द पब्लिक की बात करें तो ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करता, ये पब्लिक को इनवाइट करता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं होता है। इन केस द आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड to the provisions of table F of schedule 1 is given in companies act। अगर हमने इसको रजिस्टर नहीं किया है तो हम टेबल एफ के प्रोविजंस जो है हमारे गिवन है कंपनीज एक्ट में, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं कि यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और यहाँ पर हमारे कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड, यहाँ पे हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के लास्ट में यूज करना जरूरी होता है और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास ये वाली समझ में आई होगी, इसमें हमने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो बेसिक होता है कि जिसमें हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, कंपनी क्या होती है, उसमें उसको आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।